हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। जनूबी पंजाब में सैलाब के सामने आवाम बेबसी की तस्वीर बन गई। फसलों और अमलाक की तबाही ने आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। सैलाब के दौरान इंतजामिया की नाअहली खुलकर सामने आ गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज जनूबी पंजाब पहुंच गई। मुतासरीन की हौसला अफजाई करते हुए इनके नुकसानात का अजाला करने का वादा भी कर दिया। दूसरी तरफ वजीर आजम ने मुल्क में ज़रई और मौसमियाती इमरजेंसी नाफिज करने की मंजूरी दे दी। सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा दुनिया के सर पर फिर जंग मंडलाने लगी। इजराइल का अमेरिका के इत्तेहादी कतर पर हमला। डोनाल्ड ट्रंप का इजराइल के हमले से लाताल्लुकी का ऐलान। दूसरी तरफ रूस का यूरोप पर हमला, पोलैंड पर ड्रोन अटैक। दुनिया में बढ़ती हुई कशीदा सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। और अगवाकार कैश के बजाय क्रिप्टो करेंसी में तावान मांगने लगे। कस्टम अफसर ट्रेड डेवलपमेंट का सरबराह लग गया। सेनेटर्स हैरान और परेशान। अफसरान कैसे अथॉरिटीज में घुसकर बड़ी सीटों पर काबिज हो गए। ब्यूरोक्रेसी की जानिब से मुल्क में सरमायाकारी और तिजारत में रुकावटें डालने पर सेनेटर्स आज फट पड़े। गवर्नर और डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक की तनख्वाहों और मराद की तफसीलात तलब। बरतानिया में क्रिप्टो छुपाने का दिलचस्प वाकया। खजाना कमेटी इजलास में होने वाले अहम इंकशाफात की एक्सक्लूसिव तफसीलात जानेंगे रऊफ क्लासरा की ज़बानी। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं सैलाब की इस वक्त क्या सूरत हाल है, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी शकील अंजुम। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। जी ये तो हम सब जानते हैं कि पूरे जनूबी पंजाब में जो है वो इस वक्त किस तरह से सैलाब की तबाहकारियां जो हैं वो देखी गई हैं, लेकिन पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली मैं मुल्तान और जलालपुर के हवाले से जो है वो आपसे बात करना चाहूंगी। पहले भी आपसे जो है वो डिटेल्स ली हैं। क्या सिचुएशन है वहां पे इस वक्त? पहले ही एक अलर्ट जारी कर दिया था, लोगों को कहा था आप इवैक्यूएट कर जाएं, तो क्या इवैक्यूएट किया है लोगों ने? इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखें, इस वक्त जो सूरत हाल है, और खास तौर पर हम बात करेंगे जलालपुर पीरवाला की, जहां पर यूं समझे कि एक इंसानी अलमिया ने जन्म ले लिया है। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो तहसील जलालपुर पीरवाला की सूरत हाल है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। हजारों की तादाद में इस वक्त लोग जो है वो फंसे हुए हैं पानी के अंदर, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो इंतहाई स्लो है। आज सीएम पंजाब ने भी मरियम नवाज, उन्होंने भी विजिट किया और अपनी टीम के हमरा, और वहां पर उसके बाद जो है रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की कोशिश की गई। लेकिन वहां पर जो सूरत हाल जो है ऑन ग्राउंड वो ये है कि वहां पर वसाइल ही नहीं है जिसके साथ रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो है बोट्स। जो बोट्स वहां पर हैं वो जो है एक तो वो छोटी हैं, वो लोगों को बड़ी तादाद में वहां से निकाल नहीं सकती, और जो बाकी सूरत हाल है वो इंतहाई गंभीर है। लोग जो है इस वक्त जो हमारी इतलात हैं, जो लोगों ने हमें बताया कि लोगों के घरों के ऊपर से पानी चला गया है। 18 फीट से ज्यादा पानी का जो है वो पानी ऊपर आया है, और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर जो लोग हैं उन्होंने दरख्तों पर पनाह ली हुई है, वो दरख्तों पर बैठे हुए हैं। और एक और बात जो हुई है, जो आज जो कम्युनिकेशन थी, जो टावर थे उस एरिया में वो भी बंद हो गए हैं, और उन इलाकों में जो लोग पहले फोन कॉल्स करके या अपनी वीडियो भेजकर अपनी बातचीत किसी ना किसी तरीके से मीडिया या सोशल मीडिया पर भेज देते थे, आज से वो राब्ता भी उन इलाकों में खत्म हो गया है। और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर कम्युनिकेशन जो आज दोपहर तक जारी थी वो कम्युनिकेशन खत्म हो गया है। और सोने पर सुहागा जो सरकारी बंद था वो फिरानी के नजदीक एक इलाका है जलालपुर पीरवाला में, जहां पर पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन की जो टीमें थी वो बैठी हुई थी। वहां से रात को ब्रीच किया है, और उसकी ब्रीच होने की वजह से बहुत ज्यादा जो है वो मजीद तबाही फैल गई है जलालपुर पीरवाला के इलाके में। इस वक्त 80% जो है तहसील जलालपुर पीरवाला सैलाब की जद में है, सिर्फ शहर बाकी है, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। अब ये देखते हैं कि किस हद तक रेस्क्यू ऑपरेशन जो है आगे चलता है, लेकिन जो मौजूदा वसाइल हैं उससे ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है नहीं हो सकता, किसी सूरत नहीं हो सकता। जो मर्जी कर लें, जिस किस्म के मर्जी दावे किए जाएं, ये रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो सकता। पूरी एक दर्दनाक सूरत हाल है वहां पर।
दर्द की दास्तान रकम होने जा रही है। मैं आपको ये बता दूं कि बिल्कुल उसी तरह की सूरत हाल है, जो लोग लुटे पिटे आ रहे हैं। जिस तरीके से गजा में इसराइल बमबारी कर रहा है लोगों पर, बच्चों पर, ना बच्चों के पाँव में जूतियां हैं, ना कपड़े हैं, खवातीन भी इसी तरह निकल कर आ रही हैं। बिल्कुल कोई पुरसाने हाल नहीं है। लोग आकर खुले आसमान के नीचे जो है बैठे हैं, और इस वक्त तो लोग अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हैं हुकूमत से और रेस्क्यू करने वाली टीमों से कि वो आए और किसी ना किसी तरीके से उनको वहां से निकाले। उन्होंने अपनी जो जानवर है, अमलाक हैं, वो सब छोड़ने के लिए तैयार हैं। सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से उन्हें इस पानी से रेस्क्यू कर लिया जाए। शकीब साहब, जब हम बात करते हैं जलालपुर की, मुल्तान की, तो यहाँ तो पहले से अलर्ट जो है वो जारी था, पहले से पता था इस तरफ पानी आ रहा है और तभी ऑर्डर्स दे दिए गए थे कि इसको खाली करा दिया जाए। हालांकि ये एक जो लास्ट सेंसस हुई थी उसके मुताबिक ये 1,14,000 का शहर है जलालपुर। तो कुछ तैयारी भी की गई थी कि अगर इसको, या सिर्फ ऑर्डर्स दे दिए गए थे कि इसको इवैक्यूएट करा दिया जाए, आगे इवैक्यूएट करा के यहाँ जो लोग हैं वो अपने घरों से निकल के कहाँ जाएं? तो कोई तैयारी भी नजर आ रही है आपको? देखिए, जब ये सिलसिला शुरू हुआ सैलाब आने का पाकिस्तान के अंदर, जब लाहौर और फिर झंग और त्रिमू से जो पानी जनूबी पंजाब की तरफ आया, तो वो कोई 5 से 6 दिन बनते हैं। अगर मौजूदा जो एडमिनिस्ट्रेशन है या लोग हैं, अगर वो तैयारी करते और इन इलाकों से लोगों को निकाला जाता, तो मेरा ये ख्याल है कि जो इस वक्त लोग फंसे हुए हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने नहीं फंसना था। अच्छा। एक तो लोगों को प्रॉपर बताया नहीं गया कि कितना पानी आ रहा है और किस किस एरिया के पानी ने आकर हिट करना है, सैलाबी पानी ने। सिर्फ ये बताया गया कि आप लोग जो है वो जो बेट के इलाके हैं उनको खाली कर दिया जाए और लोग जो है वो नकल मकानी करें। लेकिन जो आपका दूसरा सवाल है कि नकल मकानी करने के बाद इन लोगों ने कहाँ जाना था, वो सवाल अभी भी मौजूद है, क्योंकि अभी तक लोगों के ठहरने का वो जो बंदोबस्त होना चाहिए था, उस तरीके से बंदोबस्त कहीं भी नहीं दिखाई देता। सिर्फ लोगों को वहां से निकाल कर जो बेट का इलाका है, वो दरिया के जो बंद हैं, हिफाजती बंद हैं, उन पर लाकर बिठा दिया गया है। वहां पर कुछ कैंप्स लगा दिए गए हैं और उन कैंपों में किसी भी किस्म की जो है वो फैसिलिटी नहीं है कि बच्चों के हवाले से, खवातीन के हवाले से, या जो कुछ लोग अपने जानवर भी ले आए थे, उस हवाले से किसी किस्म की सहूलत देखने को नहीं मिल रही है। जिस तरह हमने कल भी बात की थी कि हिफाजती बंदों को मजबूत करना चाहिए था, उनकी देखभाल करनी चाहिए थी, उस अंदाज में देखभाल नहीं हुई, जिसके नतीजे में रात ईरानी वाली के नजदीक जो है जलालपुर पीरवाला का बंद ब्रीच कर गया और वहां पर बहुत सारे रेस्क्यू के लोग भी बैठे हुए थे और अल्लाह का शुक्र है कि वो बच गए। उसकी वजह से जो इर्द गिर्द के और मवाज़ात थे वो भी जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग कि यहाँ पर पानी नहीं आएगा, वहां पर भी अचानक पानी पहुंचा और वो लोग भी उस पानी की जद में आ गए। तो आप ये देखें कि अगर ये मनसूबा बंदी का फुकदान हमें हर जगह नजर आ रहा है। अगर बाकायदा तौर पर प्लानिंग की जाती तो उसके अगर प्लानिंग होती तो मेरा ये ख्याल है कि जो तबाही हुई है ये तबाही इस अंदाज में नहीं होनी थी, लोगों को बचाया जा सकता था। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो इंतहाई गंभीर है, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही दर्दनाक है, क्योंकि जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में इस वक्त फंसे हुए हैं और जो रेस्क्यू करने वाली टीमें हैं उनके पास वसाइल नहीं है। आपने बड़ी ये तफसील से इनका खौफनाक नक्शा खींचा है जो ह्यूमन अलमिया या ट्रेजिडी वहाँ जन्म ले रही है साउथ में। आज ये खबरें आ रही थी कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो खुद पर्सनली तौर पर साउथ पंजाब सराइकी इलाकों में गई हैं। कोई उनकी क्या एक्टिविटीज़ रही हैं, कहाँ कहाँ पे गई हैं और क्या उनको ब्रीफिंग दी गई है या क्या उन्होंने अहकामात दिए हैं, या उनके जाने से क्या कोई फ़र्क पड़ा है रेस्क्यू एफर्ट्स पे या रिलीफ एफर्ट्स पे? देखिए जी, जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट होती है इस किस्म की और ख़ास तौर पर जब सीएम पंजाब या बाकी लोग विजिट करते हैं इन एरियाज में, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उनके लिए कोई मॉडल जो कैंप हैं या विलेज बनाए जाते हैं और उनके जाने के बाद फिर वहां पर ना वो लोग होते हैं ना उसका नामो निशान भी नहीं होता। सीएम पंजाब ने आज विजिट किया है, उनको ब्रीफिंग दी गई है इस हवाले से, लेकिन हमें असल में अलमिया बहुत बड़ा है रऊफ साहब, जो मैं आपसे बार बार जिक्र कर रहा हूँ आपके शो में। इस पे आते हैं, बाद में बात करते हैं। वो कहाँ पे किन एरियाज में गई हैं? उस पे उन्होंने पहले जब वो आई हैं तो उन्होंने जलालपुर पीरवाला का फजाई दौरा किया है, उसके बाद फिर उन्होंने जलालपुर पीरवाला ब्रीफिंग ली है, फिर मुजफ्फरगढ़ का फजाई दौरा करने के बाद
वो वापस लाहौर चली गई हैं। ये आज के उनके विजिट की तफसीलात हैं। लैंड भी तो किया होगा ना? नहीं, उन्होंने, उनकी तस्वीरें आ रही थी, वो उनसे मिली भी हैं जो ये सैलाब मुतासरीन हैं, मुलाकातें भी हुई हैं उनकी। कोई उन्होंने ब्रीफिंग जो जहाँ पे दी गई होगी वो जलालपुर या उनको मुजफ्फरगढ़ में दी गई या मुल्तान को सर्किट हाउस में दी गई, कहाँ पे दी गई है उनको ब्रीफिंग वगैरह जो हुई है? नहीं, उनको ब्रीफिंग जो है वो जलालपुर पीरवाला में ही दी गई है, जो सैलाब ज़दगान से वो मिल रही हैं और जिनको वो खाना तकसीम कर रही हैं। आप भी इस एरिया से हैं, मैं भी इस एरिया से हूँ। आप देखें कि वो माशाल्लाह कितने खूबसूरत बर्तन हैं। अगर इसी किस्म के बर्तनों में उनको रोजाना की बुनियाद पर खाना मिले तो मेरे ख्याल फिर हम तो किसी किस्म के मसाइल का जिक्र ही नहीं कर सकेंगे। तो ये वही जो अफसरशाही है जिस किस्म के वो इक़दाम करती है। एक मिनट शकील, जस्ट वन होल्ड ऑन। अब सवाल यह है कि अगर गंदे बर्तनों में दिया जाता तो भी हम सहाफ़ियों ने यही तनकीद करनी थी कि देखें जी वज़ीर आला साहबा गई हैं, इंतज़ामिया जो है उनको कोई नहीं है। ये हमने खबरें बनानी थी कि जनाब ये देखें बच्चे हैं, फैमिली है, इनको बड़े गंदे बर्तनों में खाना दिया जा रहा है। अगर उन्होंने इंतजामिया ने चीफ मिनिस्टर के डर से सही चलें, अगर अच्छे बर्तनों में साफ सुथरों में दे दिया है, इवन देन यू थिंक इट्स अ न्यूज़ और हमें इस पर तनकीद करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि फिर ये जो मियार है वो मुस्तकिल बुनियादों पर होना चाहिए, रोज होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक दिन के लिए होना चाहिए। मेरा कहने का मकसद ये है कि एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए, ये फिर मुस्तकिल बुनियादों पर होना चाहिए। जितने दिन लोग उन फ्लड रिलीफ कैंपों में मौजूद हैं तो फिर रोजाना की बुनियाद पर उन्हें उन्हीं बर्तनों में वैसा ही खाना प्रोवाइड करना चाहिए। मैं ये कहने का मकसद ये है कि वही अफसरशाही की जो चाबक दस्तियां होती हैं, एक हुक्मरान को जो असल मसाइल है उस पे से नजर हटाने के लिए वो ही किया जा रहा है। जो असल मसाइल है, मेरा ये ख्याल है कि सीएम साहबा को ये नहीं बताया गया होगा कि कितने लोग और किस किस मकाम पर जो है वो फंसे हुए हैं इस वक्त, और लोग दरख्तों के ऊपर चढ़े हुए हैं, बच्चे जो है भूख और प्यास से जो है वो तड़प रहे हैं। शकील, आप ये बता रहे हैं, जो आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि चीफ मिनिस्टर साहबा को या पंजाब हुकूमत को मिसलीडिंग किस्म के फिगर्स दिए जा रहे हैं तबाही के, ह्यूमन ट्रेजिडी के, लोग फंसे। क्योंकि कल मुझे एक पंजाब तर्जमान से बात हो रही थी, उन्होंने कहा जनाब कि आप बताएं, हम तो रेस्क्यू कर रहे हैं, हमें तो कोई मसला ही नहीं है, जहाँ पे हमें खबर मिलती है, इतला मिलती है, हम तो रेस्क्यू कर लेते हैं। आपने कल रात भी हमें बताई, जो सीन बताया टोटल डिफरेंट है, आज जो बता रहे हैं वो टोटल डिफरेंट है। सो वेयर इज द प्रॉब्लम? ब्यूरोक्रेसी प्रॉब्लम है, वो नहीं बता रही उनको। मतलब है मीडिया में तो आ रहा है, सुन रहे होंगे यकीनी तौर पर सीएम साहब भी, बाकी टीम भी, तो क्या वजह है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात पे यकीन कर रहे हैं, मीडिया की बातों पर यकीन नहीं कर रहे, क्यों? मेरा ये ख्याल है कि जो जितने भी अपना एरियाज हैं जहां पर इस वक्त सैलाब के पानी ने तबाही मचाई है, उसकी असल जो पिक्चर्स है वो पेंट नहीं की जा रही और सब अच्छा की रिपोर्ट दी जा रही है। और यही बताया जा रहा है कि पुलिस के साथ साथ रेस्क्यू 1122, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी लोग जो है वो लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, और हम बहुत जल्द जो है तमाम लोगों को इवैक्यूएट कर लेंगे और कोई भी बंदा जो है सैलाबी इलाके में नहीं रहेगा। लेकिन बिल्कुल इसके हालात मुख्तलिफ हैं। हमें बहुत सारे लोगों की कॉल्स आ रही हैं, कल भी आई हैं, आज भी आई हैं कि हमारी फैमिलीज जो है वो फंसी हुई हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से उनका राब्ता करा दें। लेकिन कल एक फैमिली को मैंने रिक्वेस्ट की थी कमिश्नर मुल्तान को, उन्होंने जो है वो निकाला है सैलाब के पानी से। अच्छा। और 3 दिन से मैं जो है कोशिश कर रहा था, एक फैमिली फंसी हुई थी, उसके लिए आज जो है वो कश्ती मुयस्सर हुई है और वो गई है उसको निकालने के लिए। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा लें कि ये ऑपरेशन क्या हो रहा है। चलें, मतलब ये है कि एटलीस्ट आपने को नेकी के काम किए और आपके कहने पे कमिश्नर साहब हैं, मेरा ख्याल है आमिर नाम है उनका, इफ आई रिमेंबर, आमिर करीम साहब ने, आमिर करीम साहब के। चलें, ये छोटी छोटी मर्सीज हो सकते हैं आपके, मेरे लिए छोटी हूँ, लेकिन उस फैमिली के लिए जो बेचारे बच्चों समेत फंसे हुए थे, ट्रैप हुए थे, उनके लिए तो बहुत बड़ी एक आपने भी नेकी की है, कमिश्नर साहब है, उनका भी शुक्रिया। चलें, मतलब इतना तो किया आपके कहने पे सही, एटलीस्ट कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बातें की हैं। नाज़रीन, शकील अंजुम साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे और हमें मजीद डिटेल्स देंगे कि आखिर सैलाब की क्या सिचुएशन है, लेकिन आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि उन्होंने कोई ऐलानात किए, कोई हिदायत दे के गई हैं चीफ मिनिस्टर साहबा, जब जाते हैं इतने बड़े पैमाने पे हेलीकॉप्टर के जरिए उन्होंने बर्बादी देखी, तबाही देखी है, तो कुछ अनाउंसमेंट एनी फॉर रीजन लोगों के लिए कोई? जी, उन्होंने कहा है कि जिन लोगों के घर बने हैं हम उनको घर बना कर देंगे, जिन लोगों के जानवर जो है वो मर गए हैं पानी में उनका नुकसान पूरा करेंगे, जिनके यहाँ डेथ्स हुई हैं उनको भी माली इमदाद करेंगे। तो
ये ऐलानात आज वज़ीर आला पंजाब ने यहाँ पर किए हैं। अच्छा, दूसरा शकील, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आप ये बताइएगा। दूसरा ये है कि एक ये इतराज भी सामने आ रहा है, मीडिया भी कर रहा है, मतलब हुकूमत भी कह रही है कि जनाब के लोगों को, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी कहती है कि हम लोगों को बताते हैं, ऐलानात करते हैं कि आप यहाँ से नकल मकानी कर जाएं। मतलब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल है, 15, 20, 40, 100, 200 लोग तो है नहीं, इतना बड़ा इलाका है। तो वो ये कहते हैं, मतलब अच्छा एक या 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और आपने कल जैसे बताया था 4 इस वक्त वो दरियाओं के घेरे में हैं। वो कहते हैं कि हम बताते हैं, लोग आगे मानते नहीं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, छतों पे बैठ जाएंगे, एक आध दिन की बात है, फ्लड आ गया और चला जाएगा। कहते हैं उस वक्त इवैक्यूएट ही नहीं करते, लोगों को इतना पता ही नहीं होता कि कितनी बड़ी डिजास्टर आ रही होती है। तो कैसे फोर्स किया जाए? खाली तो हुकूमत में बता रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन, मेरी भी उनसे बात हुई है, तो वो कहते कैसे करें, फिर हम जबरदस्ती कैसे करें, इनको कैसे पकड़। तो लोग कुछ पछताते भी हैं, जो लोग ट्रैप हुए हैं कि हमने टाइमली हमें बताया गया और हमने इवैक्यूएशन नहीं की। देखिए, ये फैक्टर अपनी जगह मौजूद है कि लोगों को अंदाजा था या नहीं था, लेकिन इतने बड़े डिजास्टर का अंदाजा ना तो लोगों को था और ना ही जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हुकूमत पंजाब है उनको भी नहीं था कि पानी इतना ज्यादा आ रहा है और इतने सारे एरियाज को अपनी लपेट में लेगा। और इसके साथ साथ जिस किस्म की मनसूबाबंदी होनी चाहिए थी, वो मनसूबाबंदी देखने को नहीं मिली। आज की मिसाल मैं आपको देता हूं कि अलीपुर जो है वो शहर भी बिल्कुल डूबने के करीब था। तो वहां पर जो मकामी जिम्मेदार हैं, उन्होंने मौजा शाकरानी है, वहां पर एक सरकी बंद है, उसको उन्होंने ब्रीच किया और उसका पानी ब्रीच करने के बाद उसका रुख उन्होंने दरियाए सिंध की तरफ कर दिया है। अच्छा। और वो पानी जो है दरियाए सिंध में इस वक्त तेजी से जा रहा है, तो उसकी वजह से जो है बहुत सारे मवाज़ात भी बच गए और अलीपुर शहर को जो खतरा था वो भी टल गया है। आप ये देखें कि अलीपुर और सीतपुर भी क्रिटिकल सूरत हाल में है, वहां पर भी कल रात कश्ती डूबी और 4 से 6 लोग जो है वो डूब गए हैं, उनका कोई पता नहीं अभी तक। आज भी एक हादसा पेश आया है, अलीपुर कश्ती डूबी है लेकिन रेस्क्यू की दूसरी कश्ती थी, उसकी वजह से अल्लाह की मदद से जो है वो 6 लोगों को बचा लिया गया। तो हालात हर तरफ बहुत बुरे हैं और इतना बड़ा डिजास्टर है कि इसको जो है मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत पंजाब अकेले जो है इस पर काबू पाएगी। इसके लिए हुकूमत को फौरी तौर पर जो है फौज की मदद लेनी चाहिए, नेवी की मदद लेनी चाहिए और फौरी तौर पर कश्तियों को और बड़े बेड़ों का अरेंज करना बहुत जरूरी है इस वक्त। नहीं, हमें तो ये तस्वीर था कि शायद कि फौज ने भी रेस्क्यू कोई ऑपरेशन और रेस्क्यू एफर्ट शुरू की हुई हैं। अब तक तो खबरें ये आ रही थी, शायद आप कह रहे हैं कि अभी तक फौज और ये रेस्क्यू सच टीमें नहीं है वहां पे, इसकी आर्मी की या नेवी की? नहीं, नेवी की टीमें नहीं है, आर्मी की कुछ टीमें जरूर मौजूद हैं, लेकिन वो उतनी बड़ी तादाद में नहीं है जितनी बड़ी तादाद में होनी चाहिए, क्योंकि ये ऑपरेशन बहुत बड़ा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि तहसील जलालपुर 80% जो है इस वक्त सैलाब की जद में है और सारी की सारी आबादी इस वक्त पानी में डूबी हुई है और हजारों की तादाद में अभी तक भी लोग जो है वो सैलाब के अंदर फंसे हुए हैं। शकील साहब, ये भी बताएगा आपने, क्योंकि कश्तियों का बार बार जिक्र कर रहे हैं, क्रिटिकल चीज़ जो है वहाँ पे रिक्वायर्ड है, ये क्या जो वहाँ की इंतज़ामिया उनकी तरफ से दी जाती है? यहाँ पे प्राइवेट लोग भी जो है वो कश्तियाँ प्रोवाइड कर रहे हैं और मैं कुछ जगहों पे ये भी देख रही थी कि रेट्स जो हैं वो बहुत हाई लगाए जा रहे हैं। एक कोने से अगर दूसरी जगह जो है वो लेकर जाना है लोगों को जो वहाँ पे फंसे हुए हैं, तो ऐसा भी कुछ मामला है कि कोई माफियाजी बन गए हैं जो कश्ती की ज़रूरत को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इस वक्त? देखें, इस किस्म की खबरें बिल्कुल आई हैं कि कुछ जो प्राइवेट लोग हैं जिनके पास जो रहते ही वहां पर बेट के इलाके में हैं और वो पत्तन के ऊपर उनकी कश्ती खड़ी होती है और वो दरिया अबूर कराते हैं लोगों को, उन लोगों ने वाकई लोगों से जो है वो पैसे लिए हैं और काफी बड़ी तादाद में पैसे लिए हैं। और सोने पे सुहागा ये है कि 24-24 घंटे और 18-18 घंटे चलने की वजह से अक्सर कश्तियों के अब इंजन भी खराब होना शुरू हो गए हैं। एक कश्ती जो है वो सारा दिन जब जाती है तो रास्ते में वो खराब हो जाती है, फिर दूसरी कश्ती उसको रेस्क्यू करने के लिए जाती है। तो ये मसाइल भी इस वक्त जो है वो दरपेश हैं। तो असल मसला ये है कि फौरी तौर पर बड़ी बोट्स का अरेंज किया जाए। कराची में बोट्स मौजूद हैं, हुकूमत को चाहिए कि वो हुकूमत सिंध से रब्ता करे या अपने तौर पर फौरी तौर पर कश्तियां मंगाए और लोगों को रेस्क्यू करे। वाहिद हल यही है लोगों को बचाने का। शकील, कल रात से आप ये हमें बातें बता रहे हैं जो कि ठीक बता रहे हैं, स्केरी सिनेरियो। तो ये बातें वहां पे डिप्टी कमिश्नर, आरपीओज, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा वहां पे क्योंकि कोर है, बहुत बड़ी आर्मी की बहुत बड़ी कोर है मुल्तान में, सारा ओवरसी भी करते हैं, देखते हैं, वो भी डेफिनेटली कमांडर्स भी बैठते होंगे, वो भी
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ राब्ते में होंगे, डेफिनेटली तौर पर मुजफ्फरगढ़ हो, अलीपुर हो, मुल्तान हो, भावलपुर की खैर अपनी कोर वगैरह हैं, उनका भी तो इनपुट होगा, उन्हें भी तो पता होगा कि यहाँ कश्तियों की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है। तो वहाँ से ये चीज़ें जो आपको बातें समझ आ रही हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो उनको डिमांड करें, वो इस इशू को सामने लाएं, या वो कहते हैं 1-2 दिन की बात है, खैर है, जो भी होने अल्लाह की मर्जी, हम क्या कर सकते हैं। तो वो भी अगेन अल्लाह तवक्कल करके बैठे हुए हैं। मतलब कहीं ना कहीं पे तो कोई ना कोई बंदा तो बात करता। आप मुसलसल 2-3 दिन से बात कर रहे हैं, मीडिया बात कर रहा है, तो ये बात वो क्यों नहीं कर रही, एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं कर रही? वो तो कहते हैं हमारे पास पूरा सामान है, हमें तो मसला ही कोई नहीं, हमारे पास लाइफ जैकेट्स भी हैं, 200-200, 300-300 हमने दी हुई है वहां पे। देखें, जब कश्ती का हादसा हुआ जलालपुर पीर वाला, उसमें बच्चे समेत 6 लोग जो है वो डूब गए, खातून भी थी। तो ना खातून के पास कोई लाइफ जैकेट थी और ना ही जो है बच्चों के लिए कोई लाइफ जैकेट्स थी, जिसकी वजह से कश्ती डिसबैलेंस हुई, उल्टी, और वो 5 बल्कि 6 लोग जो है वो उसमें डूब गए। आज एक बच्चे की लाश मिली है 4 दिन बाद। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी लोग इस वाक़े के बाद भी कितने सीरियस हुए और उन्होंने कितनी लाइफ जैकेट्स जो हैं लोगों को प्रोवाइड की और कितनी बड़ी तादाद में उन्होंने आके यहाँ पर बोट्स जो है वो खड़ी कर दी। आज ये बताया जा रहा है कि कुछ बोट्स सीएम के आने के बाद ऑर्डर्स हुई हैं, अब वो पता नहीं किस वक्त पहुंचेंगी और कब चलेंगी और कब लोगों को बाहर निकाला जाएगा। अभी तक सूरत हाल जो की तू है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, ये तो हम बात कर रहे थे जो ट्रैप हुए हैं दरिया के अंदर या पानी के अंदर इन टेरिबल सिचुएशन, उनके बारे में क्या रिपोर्ट है आपके, जो बहर जिनको रेस्क्यू करके या उनके एवेक्यूएशन हुई है या खुद निकल गए हैं, जो किनारों पर बैठे हुए हैं, शहरों में आ गए, उनकी केयर का, कैंपों का, उनका क्या हाल हवाल है? और उनको कोई विजिट किया सीएम साहब ने, या वहां पे सिर्फ जलालपुर पीर वाला की हद तक वो गई हैं? वो सिर्फ जलालपुर पीर वाला की हद तक गई हैं। उन कैंपों की सूरत हाल वही होती है जो माजी में रही है, और ज्यादातर लोग जिनके रिश्तेदार इस वक्त महफूज मकामात पर हैं, लोग वहां पर भी शिफ्ट हुए हैं। और जिनका कोई रिश्तेदार नहीं है वो ही उन्हीं कैंपों में रह रहे हैं, और वहां पर जो है लोगों को जिस तरीके से रखा गया है उसकी वीडियोस भी मौजूद हैं, सोशल मीडिया पर भी चैनल्स भी चला रहे हैं। जब बारिश आई तो आप ये देखें कि वो पूरे के पूरे खेमे जो है वो बारिश में डूब गए परसों। और अल्लाह का शुक्र है कल भी फोरकास्ट थी बारिश की, लेकिन बारिश नहीं हुई, तो लोगों ने कुछ सुख का सांस लिया है। अभी डेंगू ने फैलना शुरू कर दिया है, इसके अलावा दीगर वबाई अमराज फैलना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही ये पानी उतरेगा और पानी रुक जाएगा, उसके बाद आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बेशुमार जो है वबाई अमराज जो है वो फैलना शुरू हो जाएंगी। फिर लोगों को वबाई अमराज में शिकार हो जाएंगे लोग। फिर देखते हैं उनके साथ क्या बिहेव होता है। अभी तो सीएम साहबा ऐलान कर गई हैं कि वो घर भी बनाकर देंगी, जानवरों के लिए माली मदद भी करेंगी और लोगों का ख्याल भी रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया शकील साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया सर। बहुत बहुत शुक्रिया। शकील अंजुम जो है वो हमारे साथ मौजूद थे और हमें आगाह कर रहे थे। खौफनाक सूरत हाल जो है वो देखी जा रही है मुल्तान में, स्पेशली जलालपुर पीरवाला में, उस हवाले से वो हमें बता रहे थे। एक ब्रेक ले लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद कुछ मजीद खबरें हैं वो शामिल करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, कुछ मजीद खबरें जो हैं उस पर नज़र डालते हैं। सेनेट खजाना कमेटी का इजलास था और क्लास्टर साहब वहाँ पे मौजूद थे। बहुत सारे मसाइल जो है वो वहाँ पे डिस्कस हुए, जिसमें से मोटे मोटे मसाइल जो है वो मैं आपको बता दूँ। दहशतगर्द क्रिप्टो में तावान वसूल करने लगे, सेनेट खजाना कमेटी में इसका इंकशाफ किया गया। इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी पर भी सेनेटर्स जो है वो फट पड़े। क्यों फट पड़े वो भी हम तफसीलात जानेंगे क्लास्टर साहब से। इसके अलावा स्टेट बैंक और SCCP के सरबराहों की तनख्वाहों पर भी सेनेटर्स जो हैं उन्होंने काफ़ी गुस्से का जो है वो इजहार किया। और क्या क्या चीज़ें इसमें डिस्कस हुई, इस हवाले से बात कर लेते हैं। क्लासा साहब से ही डिटेल जो है वो पूछते हैं। क्लासा साहब, क्या हुआ आज इजलास में? ऐसा लगता है ब्यूरोक्रेसी के तो बुरे दिन ही चल रहे हैं, कोई ना कोई इशू जो है वो निकलता है और उस पर जो है वो फट पड़ते हैं। और क्या क्या चीज़ें डिस्कस? बहुत शुक्रिया, आपने कहा ना ब्यूरोक्रेसी के बुरे दिन चल रहे हैं वक्ती तौर पर चलते हैं। तो बाकी मतलब क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप एक कमेटी का इजलास 1-2 घंटे होता है, वहाँ पे 2-4 सेनेटर गुस्से का इजहार कर भी लेते हैं, तो इससे क्या डिफरेंस पड़ता है? उनकी सेहत पे, तबीयत पे, उनके मिजाज पे या उनके एग्जीक्यूशन पे क्या पड़ता है? वो तो ये समझते हैं, जो मेरा ख्याल है, जो मैं वहाँ पे नोट करता हूँ कि ना वही 1-2 घंटे की यहाँ ग्रिलिंग होनी है, बाकी तो हमारे दिन है सारे। रोज़ तो मीटिंग्स होने नहीं होते, रोज़ तो हमारे एजेंडे होने नहीं होते। जैसे आज उन्होंने कई बातें बताई हैं, दिलावर खान साहब सेनेटर हैं, अफनानुल्लाह साहब हैं, इसके बाद अब्दुल कादिर हैं, फिर हमने देखा सलीम मांडीवाला साहब तो उसको चेयर करते हैं, फिर हमने देखा मोहसिन अजीज साहब हैं, और फिर अनुशा रहमान साहब हैं। अभी मस से एक अनुशा रहमान साहब हूँ, मोहसिन अजीज साहब हूँ, और
इवन अफरानुल्लाह साहब वो अपने सब्जेक्ट पे, या दिलावर साहब, या जितने भी हैं सेनेटर्स, तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, तैयारी के साथ। स्पेशली अनुशा रहमान साहब आई मस्ट से वन ऑफ द बेस्ट पार्लियामेंटेरियंस, बड़ी तैयारी के साथ आती हैं। और वो ब्यूरोक्रेसी को नहीं वो होने देती। वो बहुत सारे सेनेटर्स, नो ऑफेंसेस टू एनीवन, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रहे होते हैं, चलें जाने दें, कर लें। वो मुंह मत्था होते हैं ना थोड़ा सा बंदे में, वो इस मामले में वो थोड़ी सी बेरहम है। वो बेरहम है इस मामले में, अकाउंटेबिलिटी में बात करने में। अनुशा रहमान साहब कोई रियायत नहीं करती, नो प्रिजनर टेकन, वो नहीं करती। उनको देखा है, मोहसिन अजीज साहब को मैंने देखा है, इन दो लोगों को, वो इस मामले में बहुत कम वो किसी की वो करते हैं कि हाँ जी चलें सामने बैठे हैं, तो वो रियायत नहीं करते जैसे पार्लियामेंटेरियंस को करना चाहिए, बाकी कर जाते हैं। मसलन आज जो 2-4 बातें थी उन्होंने जो बताई हैं वहाँ पे, मोहसिन अजीज साहब ने क्रिप्टो जो है, क्रिप्टो के हवाले से लॉ लाया जा रहा है, क्रिप्टो का मतलब वर्चुअल एसेट से एक बिल लाया जा रहा है जो क्रिप्टो करेंसी वगैरह इनको सारा वो करेगा, रेगुलेट करेगा। तो वहाँ पे बहुत सारी डिबेट्स भी हो रही हैं, चीजें भी, 2-4 चीजें बड़ी अहम वहाँ पे इंकशाफात हुए हैं। तो मोहसिन अजीज साहब का ये कहना था कि अब जो दहशतगर्द हैं या ये कालदम आपकी बैंड जो ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, वो भी लोगों को जो अगवा करते हैं अपनी एक्टिविटीज को फंड करने के लिए, टेररिज्म के लिए या दीगर के लिए, वो जो उसमें तवान ले रही हैं वो अब पैसों में नहीं ले रहे, अच्छा आप क्रिप्टो में ले रहे हैं। उन्हें सारा पता है, पाकिस्तान में किसी को क्रिप्टो का पता है या नहीं पता है, कालदम तंजीमों को या दहशतगर्दों को सारा पता है। अच्छा। वो लोगों को कहते हैं ये क्रिप्टो है, वहां से ये कॉइन्स लें, इधर लें, फलां जगह जो है ना उसमें ट्रांसफर करें, शिफ्ट करें, जो भी उसका मैकेनिज्म है, क्योंकि उसको रेगुलेट नहीं किया जा सकता, रेगुलेट नहीं किया। नहीं, दूसरा ये है कि वो करेंसी ऐसी है ना, फ्यूचर की करेंसी है, हमारे यहाँ तो वो चीजें नहीं है। तो ये है। दूसरा उन्होंने बताया, सलीम मांडवाला साहब कह रहे थे जनाब के वहां पे कि अब हुंडी का जो कारोबार है उसमें भी क्रिप्टो आ गई है, वहां भी क्रिप्टो। सो जो उस अफरानुल्लाह साहब भी कहते हैं, वो बिल भी लाए थे अपना, जिस पे बड़ी बहस भी होती रही कि उनका बिल है, जब ये वजारत उसका ये कानून का बिल है, तो उस पे भी उनको खासी उनको अफरानुल्लाह को खासी वो है, इस पे एक्सपर्टीज है, ना मस है कि वो भी बड़ी तैयारी के साथ ये क्रिप्टो जो है ना, क्वाइट इट्स ए न्यू सब्जेक्ट, न्यू फिनोमेना, हमारे लिए भी है, अफसरान के लिए, सेनेटर्स के लिए, लेकिन आई मस्ट से कि दे आर पिकिंग अप वेरी, इस पे क्विकली इसको पिकअप कर रहे। सो एक चीज उन्होंने वहां पे इस पे ये बताई। दूसरा ये था जो मतलब अहम इशू था, सेनेटर अनुशा रहमान साहबा जो है वो उसकी निटी ग्रिटी में जाती हैं, अच्छा बिल की, कि फलां अथॉरिटी में कितने बंदे होंगे, कैसे होंगे। मतलब एक और आज बड़ा इंकशाफ हुआ, सुनने मजे की बात है, यहाँ पे पाकिस्तान ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एक और नई अथॉरिटी बन रही है ना इसकी, वर्चुअल की जो बना रहे हैं बिल के तहत। हाँ। तो इसी पे सारे तप्पे हुए हैं कि जनाब के जितनी अथॉरिटीज बनती हैं, इनके डायरेक्टर जनरल, इनके एमडी, इनके चीफ एग्जीक्यूटिव अपनी तनख्वाहें खुद मुकर्रर करें, बोर्ड मेंबरान है वो अपनी तनख्वाहें खुद मुकर्रर करें, बिल्कुल खुला काम है, कोई रोकने वाला नहीं, कहीं पे रोक टोक नहीं। आज मतलब इंकशाफ हुआ कि पाकिस्तान ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, भाई ट्रेड का काम है ना, कोई आपको ट्रेड से बंदा लाना या प्राइवेट सेक्टर का बंदा जो है ना, वो चीफ एग्जीक्यूटिव लाना था आपने, इन्होंने एक कस्टम के अफसर को लगा दिया। एक कस्टम का अफसर जो है वो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी को वो कर रहे हैं, चेयर कर रहे हैं, और कई अरसे से कर रहे हैं। उस पर उन्होंने उठाया, अनुशा रहमान साहब, उन्होंने कहा मुझे बताएं ये का मतलब ट्रेड के एक सीट है, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव जो लगना है वो या तो कॉमर्स डिवीजन से लगेगा या कॉमर्स लगाएगा, या कोई प्राइवेट सेक्टर से आएंगे लोग जो ट्रेड, तो उन्होंने बढ़ानी है। एक कस्टम के बंदे का क्या काम है वहां पे, तो उस पे सेक्रेटरी फाइनेंस बैठे, उन्होंने कस्टम लाइट उन्होंने टोन में कहा कि कस्टम का और इनका ट्रेड का बड़ा गहरा तल्लुक। उन्होंने कहा खुदा का खौफ करें, कहां से गहरा तल्लुक है कि कस्टम का बंदा तो यहाँ टैक्स लगाने के लिए बैठा है ना, वो उसने टैक्स लगाना है, कस्टम टैक्स लगाना है। तो ट्रेड वाला बंदा टोटल डिफरेंट है। आपने कस्टम वाले बंदे को वहां बिठा दिया जो कि ट्रेड मेंटेलिटी के साथ इसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है। उसका काम क्या है, कस्टम वाला बंदा जो कस्टम को चलाए। यहां पे ये चीजें ना, दैट्स हाउ थिंग्स हैव बीन गैंग्ड अप, और सारी चीजें यहां पे हुई हैं। उसमें पता चला है, अब उन्होंने कहा दिलावर खान साहब ने शायद वहां के यहां पे हर चीज पे तो कोई 18 के करीब डायरेक्टर जनरल बैठाए हुए हैं। अब मुझे नहीं पता 18 हैं या 15 हैं या 10 हैं, ये इनके पर्क्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, तनख्वाहें हैं, फिर खुद मुकर्रर कर लेते हैं। उन्होंने इतनी सारी अपने ब्यूरोक्रेसी इकट्ठी कर ली है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी आप खड़ी कर सकते हैं। अफसरान जो है वो सीटें ढूंढना शुरू कर देते हैं, डेपुटेशन पे आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पैसा बड़ा है, फिर बोर्ड है, फिर तनख्वाहें। बस उन्होंने इसकी बात की कि इतना मुश्किल कर दिया गया कारोबार करना पाकिस्तान में। तो वो बता रहे थे, उन्होंने कतर से वहां से उधर से वफद आया। अच्छा। तो उन्हें कहा गया जनाब कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाह रहे थे। उन्होंने कहा जनाब एक एनओसी ले लें आप। उन्होंने ले लेते हैं, जैसे होता है अभी एक ही होता है। उसने कहा, उनको कहा गया, जब वो लेने निकले पता चला 12 आपने एनओसी लेनी है, तो भाग गए मुल्क से। उन्होंने कहा भाई साहब हमारी बात, अगर 12 एनओसी हमने लेके कारोबार करना है इस मुल्क में, तो फिर हम रहने देते हैं जहाँ पे नहीं करते। ये तो हमेशा कंप्लेन होती है ब्यूरोक्रेसी पे। अब ये ब्यूरोक्रेटिक है ना, एक इदारे में आपने 8-10 आपने डीजी बिठा दिए यार, फॉर व्हाट पर्पस। और हर एक का अपना कोई ना कोई वो काम निकाल के बैठा है, रुकावट डालेगा तो कोई थोड़ी सी किसी ना किसी की चूंज की होगी। यहाँ से निकले तो और फंस गए। जो मेन इशू था वो तनख्वाहों का मसला है। SCCP के जो हजरात हैं वो अभी तक निकले नहीं है, दे आर नॉट आउट ऑफ वुड्स। 38 करोड़ रुपया जिन्होंने बैक ओवरनाइट छक्का मारा है, और उसके 17 कॉलम्स हैं।
और लास्ट टाइम वहां पे मीटिंग में किसी ने अनुषा रहमान साहब ने पूछा, मेरा ख्याल वो ये इस तरह के मुश्किल सवाल करते हैं, उन्होंने ये बताया ये जो आपका आया है इसमें 17 कॉलम्स हैं आपकी तनख्वाह के और सारी 17 क्यों है? तो बातों में पता चला ये जो SCCP के 17 बनाए गए हैं मुख्तलिफ मद्दों में करके उन्होंने जो 38 लाख रुपया किया गया, सॉरी 38 करोड़, ताकि टैक्स थोड़ा कटे। अब सरकारी लोग भी अगर टैक्स इवेजन के चक्कर में अपनी तनख्वाहों को मुख्तलिफ मद्दे में दिखा रहे हैं, वहां पे किसी ने उन्होंने कहा भी, सही बात भी हुई वहां के, इसका मतलब टैक्स बचा रहे हैं आप। अच्छा, डिफरेंट हेड्स के नीचे कर देते भाई, अगर आप एक ही दफा देंगे तो उसका टैक्स ज्यादा कटेगा ना, उसको उसकी लिमिट कम करने के लिए, स्लैब को नीचे ले जाने के लिए ना आप हर उसका वो कर देते हैं कि ये मेरे डिफरेंट हेड्स के नीचे यूटिलिटी है, ड्राइवर है, कुक है, माली है, पानी है, क्लब है, फलां, उसकी टैक्सेशन कम होगी ना। ये जब SCCP के बारे में ये कहा गया कि 38 करोड़ में जिन्होंने लिया है वो भी टैक्स में वो चाह रहे हैं, अच्छा। उसमें बड़ा सारा ये रोला पड़ा कि आप ये बताएं, अभी 38 करोड़ वाली बात अभी चल रही है कि इन लोगों ने कैसे, अच्छा उन्होंने कहा एक उन्होंने, मेरा ख्याल है शायद मोहसिन अजीज साहब ने कहा, मसला ये कि हर बंदा का कोई ना कोई तो होता ही है ना, अब क्या कहें सारा। उन्होंने कहा अब क्या हम अगर कानून में इजाजत दी गई है इसकी कि उन्होंने अपनी तनख्वाह खुद बढ़ाने की इजाजत है, इस पे अनुषा रहमान साहब ने बिल डाल दिया है कि इसको चेंज करें, इनके पास पावर नहीं होनी चाहिए। अनुषा हैज बीन फाइटिंग अ लॉट मत से, मैं तो बड़ा उनका एडमायरर हूं। स्टेट बैंक की तनख्वाह पे भी उस पे भी मैं आता हूं, स्टेट बैंक। उन्होंने इस पे कहा जनाब इनको, उन्होंने कहा जनाब क्या, अगर उन्होंने कानून ने इजाजत दी है फेडरल हुकूमत ने कि अच्छा इस वक्त जो 2-4 ये बोर्ड हैं या आपके उनके हेड्स हैं जो अपनी तनख्वाहें खुद मुकर्रर कर लें, उसमें आपके SCCP है, स्टेट बैंक है और PMDC वगैरह ये है, मेरा ख्याल है 3-4। तो उसमें उन्होंने पूछा जनाब हमें ये बताएं, तो जब उन्होंने कहा अगर उन्होंने कानून के तहत बढ़ा लिया SCCP ने, आपको क्या तकलीफ है? तो फैसल सब्जवारी ने बड़ी अच्छी बात की। अच्छा। उन्होंने कहा भाई साहब आपको अगर इजाजत दी भी गई थी, उन्होंने फरूक नायक साहब ने पहले बात की थी, तो आपको यह कहा गया था बहरहमाना तरीके से तनख्वाहें बढ़ाएं या कोई रैशनल बुनियादों पे कोई वो तनख्वाहें बचाएं। मतलब उनका यह कहना था कि PTA का चेयरमैन जो है इस वक्त वो MP1 में लगा हुआ है, 19 के करीब रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं, जो 19 में से 16 जो है वो MP1 के तहत 7-8 लाख तनख्वाह है, 3-4 जो है उनकी तनख्वाह 40-50 मतलब 52-55 लाख रुपए तक है। जब दूसरी अथॉरिटीज के लोग देखते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है कि ये क्या हो रहा है। ऐसी लास्टली इसमें भी बहस चल रही है, लास्टली स्टेट बैंक की तनख्वाह पे आ गए, उन्होंने कहा हम आपको बताने को तैयार नहीं है, हम नहीं बताएंगे, सेक्रेटरी फाइनेंस बताएंगे, उसी देर में चले गए थे। अगली मीटिंग में उन्होंने राजी कर लिया है कि स्टेट बैंक के गवर्नर की तनख्वाह खुफिया होनी चाहिए, मीडिया के सामने नहीं होना चाहिए, सिर्फ 8-10 लोगों को पता होना चाहिए। पता नहीं जा सकते, मतलब हमारे टैक्सों के पैसे तो तनख्वाह ले सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है या गवर्नर हैं या बाकी लोग हैं, हमारे टैक्सों से, अवाम के टैक्सों से वो यहाँ लाखों करोड़ों रुपए लेंगे, अवाम को नहीं पता चलने देंगे कि हम कितने ले रहे हैं। लिहाजा अगली मीटिंग में उन्होंने हमें उठा के बाहर फेंक दिया कि मीडिया नहीं आएगा, और सारे इस पे सेनेटर भी राजी हो गए और सारे खुश हो गए। आप तो वैसे भी सोच रहे थे कि आपको किसी दिन जो है मैंने होना किसी दिन, मेरी जो हरकतें हैं जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, किसी दिन मुझे उठा के मेरे उन्होंने बैन कर देना है। तो टैक्स आप देगी, अवाम टैक्स देगी, ये करोड़ों रुपए तनख्वाह लेंगे, अवाम को नहीं बताएंगे कि हम कितनी टैक्स ले रहे हैं, कितना पैसा ले रहे हैं। इससे मुझे एक बात याद आ गई, विद पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आपको पावर दे ही दी है तो आप उसको बेरहमाना तरीके से जो है वो इस्तेमाल नहीं करें। आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।